हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन भी बोला जाता है। फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि उस फूड को आसानी से एब्जॉर्ब यानी कि पचाया जा सके हमारे इंटेस्टाइन द्वारा। ओके, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, सेकंड डाइसैकेराइड्स एंड थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? इनको सिंपल शुगर बोला जाता है क्योंकि मोनोसैकेराइड्स को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, ये हमारी बॉडी में ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मीन्स जब 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसको डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सुक्रोज एंड माल्टोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर चेन बना लेते हैं तो उनको पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स केवल मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए जितने भी डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमारी बॉडी एंजाइम्स की हेल्प से मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में ले आती है ताकि उनका एब्जॉर्बेशन हो सके और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? डाइजेशन इन माउथ और बक्कल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में केवल 30% डाइजेशन ही हो पाता है। जब फूड को हम चबाते हैं तो स्लाइवा फूड के साथ मिल जाता है। स्लाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको स्लाइवरी एमाइलेज बोलते हैं और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। और ये स्लाइवरी एमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है और माल्टोज डाइसैकेराइड्स। तो स्लाइवरी एमाइलेज ने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में। ओके, माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली स्टार्च को तो कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, और जो 70% के लगभग अनडाइजेस्टेड फूड है अब वो स्टमक में मूव कर जाएगा, यानी कि स्टमक में चला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इन स्टमक। माउथ में जो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट किया गया था स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से, अब वो माल्टोज और 70% अनडाइजेस्टेड फूड स्टमक में प्रेजेंट एसिड में मिक्स होते हैं। हमारे स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है। इसका जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 1.8 से 2। जब फूड एसिडिक एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो जो स्लाइवरी एमाइलेज फूड के साथ मिक्स था वो इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं करता। ये एंजाइम 6.8 से 7 pH पर ही
काम करता है, जो कि हमारे माउथ का pH होता है, आपको याद रखना है। और जब स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टमक में रुक जाता है। स्टमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो इस कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हाइड्रोलाइसिस मीन्स तोड़ सके। हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है? तोड़ना। तो अब फूड कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में सेंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। स्टमक में माल्टोज एंड 70% अनडाइजेस्टेड स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियोटिक जूस प्रेजेंट होता है, जिसमें पैनक्रिएटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है। पैनक्रिएटिक एमाइलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एमाइलेज है। ये स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करके डाइसैकराइड्स की फॉर्म में ले आता है और स्टार्च माउथ में हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता। पैनक्रिएटिक एमाइलेज उसको माल्टोज में तोड़ देता है और फिर ये डाइसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स की फॉर्म में इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल जूस को सक्सेस एंट्रिकस भी बोलते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। ये सभी एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइसिस्ड करके उनको एब्जॉर्ब होने की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? माल्टेज जो है वो माल्टोज को 2 ग्लूकोज में तोड़ देगा, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। और जो हमारा लैक्टेज है वो लैक्टोज को 1 ग्लूकोज और 1 ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। और जो हमारा सुक्रेज था वो सुक्रोज को 1 ग्लूकोज में और 1 फ्रक्टोज में तोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीसैकराइड्स है और प्लांट्स में पाया जाता है। सेलुलोज में β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए ह्यूमंस की बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसा कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती जो इस बॉन्ड को ब्रेक करके सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर सके। सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, पर फिर भी हम अपनी डाइट में ऐसा फूड लेते हैं जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट हो, क्योंकि सेलुलोज में फाइबर हमारी बॉडी को मिलता है। फाइबर हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को सॉफ्ट करने का वर्क करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए सेलुलोज हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में इनबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन डिजीज़ की, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर एक एज के ग्रुप की जनरेशन में ये आपको देखने को मिलती है। डायबिटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो बच्चों में देखी गई है और इसकी वजह से उनमें कोई भी वेट जो है वो गेन नहीं होता, यानी कि उनमें मोटापा नहीं बढ़ता। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया भी बोला जाता है।
टाइप 1 के डायबिटीज़ पेशेंट को ठीक करने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है इंसुलिन के इंजेक्शन। वो केवल मेडिसिन लेकर ठीक नहीं हो पाते। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके टाइप 1 डायबिटीज़ के पॉइंट्स। अब हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को। टाइप 2 डायबिटीज़ 30 साल से ऊपर के मेंबर में देखा जाता है और इसमें उनका वेट जो है वो गेन होने लगता है, यानी कि मोटापे से ग्रस्त होने लगते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो भी हाई होता है। तो स्टूडेंट्स, टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स जो होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन की नीड नहीं होती, यानी कि उनको बिना इंजेक्शन के भी ठीक किया जा सकता है सिर्फ मेडिसिन देकर। और टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन भी देखी गई। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के 2 टाइप्स दोनों समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ क्या है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? ये मोस्टली अडल्ट एज में होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम बनना जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता और मिल्क डाइजेस्ट ना होने की वजह से लूज मोशन होने लगते हैं। कई टाइम्स वॉमिटिंग भी होने लगती है और पेट में दर्द भी होने लगता है और कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें लैक्टोज शुगर जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, इसी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।